मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लंबे समय से कोविड-19 स्वदेशी वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। कोरोना वैक्सीन विशेषज्ञ समिति की संस्तुति पर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। संपूर्ण देशवासियों के लिए गर्व की बात यह है कि ये दोनों वैक्सीन भारत में ही बनी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आग्रह पर डीएम सविन बंसल ने हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित पैथोलॉजी लैब से कोरोना की जांच की जिम्मेदारी छीन ली है। डीएम ने जांच रिपोर्ट में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर लाल पैथलैब हल्द्वानी को मिली कोविड-19 की आरटी-पीसीआर मिली जांच की अनुमति निरस्त कर दी है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी ने बताया कि एचएन पाठक निवासी गणपति विहार फेज नंबर 1 द्वारा 12 दिसंबर को डॉक्टर लाल पैथलैब मुखानी हल्द्वानी में जांच हेतु सैंपल दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट लैब ने 17 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को दी। रिपोर्ट उक्त व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। लैब द्वारा देर से रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने से कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं इसके प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयास एवं कार्य प्रभावित हुए, जिसको जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश पर गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीम गठित कर जांच कराई गई। जब जांच बैठी तो डॉक्टर लाल पैथलैब दोषी पाया गया। प्रदेश में जल्द ही कोरोना के खात्मे की खुराक पहुंच जाएगी। भारत के बाद अब प्रदेश में भी कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तराखंड भी तैयारियों में लग गया है। जानकारी के अनुसार जनवरी के आखिरी हफ्ते तक वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों समेत देवभूमि को भी मुहैया करा दी जाएगी। पहले चरण में यह वैक्सीन स्वास्थ्य, पुलिस, शहरी विकास, राजस्व विभाग के कर्मचारियों को लगाई जाएगी, जबकि इसके बाद कोरोना की वैक्सीन का दूसरा चरण 50 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए लाभदायक होगा। इसमें भी वैक्सीन उनको लगाई जाएगी जो 50 साल से ऊपर होने के साथ साथ गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। हालांकि इन सभी तैयारियों के बीच अभी तक एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन आना बाकी है। दरअसल केंद्र ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वैक्सीन कब और कैसे लगाई जाएगी। इस बारे में केंद्र सरकार बहुत जल्द गाइडलाइन जारी करने वाली है। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक में भारत नेपाल आवागमन के लिए इसे जोड़ने वाले झूला पुलों से अब बिना पास के एक दूसरे देशों में आवाजाही नहीं हो सकेगी, जिसके लिए दोनों देशों में स्थानीय प्रशासन स्तर पर पास बनाकर जारी किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत नेपाल को जोड़ने वाले झूला पुल मार्च में बंद कर दिए गए थे। तब से भारत नेपाल के बीच आवागमन सामान्य नहीं हो पाया है। लोगों के अनुरोध पर दोनों देशों के प्रशासन की सहमति के बाद कुछ समय के लिए झूला पुल खोले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रविवार को धारचूला का झूला पुल सुबह 9 बजे से 10 बजे और शाम 4 बजे से 5 बजे तक खोला गया। इस दौरान अन्य लोगों ने भी आवाजाही की। दोनों देशों के प्रशासन ने यह कदम पुल खुलने पर हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाया है। उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के लिए पुलिस की निगाह से बचना संभव नहीं होगा। हादसों का सबब बनने वाले ओवर स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही सड़कों पर हाईवे पेट्रोल पुलिस नजर आएगी। इसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर की खरीद कर रही है। साथ ही यातायात पुलिस में 312 नए पदों पर भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। भर्ती होने वाले नए कार्मिकों के सापेक्ष अन्य पुलिस कर्मियों को हाईवे पेट्रोल पुलिस में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में सड़क के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ साल से प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसकी एक बड़ी वजह वाहनों की तेज रफ्तार होती है। हर दिन होने वाले सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। निदेशक यातायात केवल खुराना का कहना है कि हाईवे पेट्रोलिंग के लिए वाहनों की मांग की गई है। इनके जल्द मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जल्द ही यातायात पुलिस में भी पुलिस कर्मियों की भर्ती हो जाएगी। ऐसे में मार्च तक हाईवे पेट्रोल पुलिस सड़कों पर नजर आ सकती है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के दिशा निर्देश पर जिला नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर 19 और ओपन पुरुष वर्ग में अकेडमी, स्कूल, क्लब के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। इस बारे में जिला नैनीताल क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कमल पपने ने बताया कि आगामी घरेलू सत्र के लिए सभी क्लब, अकेडमी, स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 10 जनवरी तक खुली है। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम भी चुन सकते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही इन टीमों के मध्य जिला लीग का आयोजन होगा। एक क्लब, स्कूल, अकेडमी से 15 से 20 खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिला एसोसिएशन से अनुमति मिलने के बाद इनकी रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा होगी। जिला लीग के प्रदर्शन के आधार पर ही जिले की टीम का चयन होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर चल रही टेस्ट सीरीज में माहौल खासा गर्म होते जा रहा है।
दोनों टीमों के बीच पहले तो तीसरा मैच सिडनी में होना है, जिसके बाद चौथा मुकाबला गाबा ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। वहां के बायो बबल प्रोटोकॉल को देखते हुए भारत के खिलाड़ियों और स्टाफ की तरफ से ब्रिस्बेन जाने के लिए आपत्ति जताई गई थी। भारतीय टीम दौरे के अंत में दोबारा बायो बबल वाले सख्त नियमों को फॉलो नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने मांग की थी कि तीसरा और चौथा मैच एक ही जगह पर खेला जाए। क्वींसलैंड की स्वास्थ्य मंत्री रोज बेट्स ने भारत की टीम को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास यहां आकर मैच खेलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने भारतीय टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि आपको खेलना है तो यहीं आकर खेलो, वरना मत खेलो। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच वसीम जाफर ने प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी। वसीम जाफर ने कहा कि हमारे नियमों से खेलें या ना आएं, बैग में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दे दी जाए। बता दें कि जाफर ने अपने इस ट्वीट में जोफ्रा आर्चर की तस्वीर लगाई है, जिसमें वो पीछे एक बैग टांगे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। गौला नदी में टिप्पर ने एक 8 साल के बच्चे को कुचल दिया। यह घटना राजपुरा क्षेत्र से सामने आ रही है। खबर के अनुसार ढोलक बस्ती हल्द्वानी के बच्चे गौला में खेल रहे थे। इसी बीच पीछे की ओर बैक हो रहे टिप्पर की चपेट में एक बच्चा आ गया। बच्चा टिप्पर के पिछले टायर में आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना जैसे ही बस्ती के लोगों को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और टिप्पर पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने टिप्पर चालक को भी हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चर्चाओं में है। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी चुनावी समर में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश कर रही है। दिल्ली से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को खुली बहस की चुनौती दी थी। मनीष सिसोदिया डिबेट के लिए देहरादून पहुंचे, लेकिन मदन कौशिक नहीं आए। सिसोदिया ने IRDT ऑडिटोरियम में मदन कौशिक का करीब 40 मिनट तक इंतजार किया। सिसोदिया ने कहा कि मदन कौशिक के न आने से यह साफ हो गया है कि अगर कुछ काम किया होता तो वे सामने आकर बताते। सिसोदिया ने कहा कि भारत की संस्कृति चुनौती का सामना करने वाली है, जबकि भाजपा की संस्कृति चुनौती देखकर भाग जाने की है। सोमवार को उत्तराखंड में कोरोना के 301 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात है कि 695 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना का आंकड़ा 92,112 पहुंच गया है और 85,400 मरीज ठीक हो चुके हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले से 125, हरिद्वार से 23, नैनीताल जिले से 74, उधम सिंह नगर से 20, पौड़ी से 7, टिहरी से 2, चंपावत से 17, पिथौरागढ़ से 7, अल्मोड़ा से 7, बागेश्वर से 0, चमोली से 4, रुद्रप्रयाग से 6, उत्तरकाशी से 9 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जबकि राज्य में 8 मरीजों की मौत हुई है। बेटियों की सुरक्षा हेतु RTI में सामने आए मामले चिंताजनक हैं। RTI के मुताबिक उत्तराखंड में हर साल औसतन 208 रेप होते हैं। हल्द्वानी के तिकोनिया में रहने वाले हेमंत गौनिया ने पुलिस मुख्यालय से RTI लगवाई थी। इस RTI में उन्होंने राज्य बनने के बाद से यहां हुए दुष्कर्म संबंधी मामलों की जानकारी मांगी थी। RTI से मिली जानकारी के अनुसार राज्य बनने के बाद से अब तक उत्तराखंड में दुष्कर्म के 3956 मामले सामने आए हैं, यानी हर साल लगभग 208 घटनाओं ने अंजाम लिया। दुष्कर्म के सबसे कम 74 मामले 2001 में दर्ज हुए, जबकि सबसे ज्यादा घटनाओं 561 ने 2018 में अंजाम लिया। सन 2001 के अलावा केवल 2008 में ही यह आंकड़ा 100 के पार नहीं गया। 2017 से 2019 के बीच महिलाओं पर एसिड फेंकने के लगभग 7 मामले सामने आए।